ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है जाने दो। अभी अभी आए हो, अभी अभी जाना है। आगे जाके क्या करोगे, पीछे मुड़ ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है जाने दो। अभी अभी आए हो, अभी अभी जाना है। आगे जाके क्या करोगे, पीछे मुड़ नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया के आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार इंडिया के कारगिल विजय, आपको ध्यान ही होगा। और जो नई जनरेशन है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1999 में लगभग 2 माह चले युद्ध को आज के दिन विराम मिला और भारत को विजय श्री प्राप्त हुई। हालांकि उसमें लगभग 550 से ऊपर हमारे जवान भी शहीद हुए, ऐसा बताया जा रहा है, जो अभी जानकारी हमें दी गई और अभी आपके सामने आ जाएगी वो चर्चा के लिए रोज जो भी कुछ है। तो लेकिन उससे दूसरी तरफ जो गहमा गहमी रही हो रही है आज किसान आंदोलन को लेकर, आपको मालूम है कि जंतर मंतर पर जो किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिदिन 200 लोगों को, 200 किसानों को भेजता है संसद भवन के सामने जंतर मंतर चौक पर, आज उसी किसान संसद में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने हिस्सा लिया। आज वहां आकर्षण का केंद्र महिलाओं के द्वारा आयोजित जो संसद थी वो रही। हालांकि राहुल गांधी भी ट्रैक्टर चलाते हुए वहां पर पहुंचे, संसद पहुंचे, उनको रोक लिया गया, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट का। उनके साथ गए रणदीप सुरजेवाला, श्रीनिवास बीवी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट, आदि आदि, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी कुल मिलाकर गतिविधियां रही। और साथ साथ और बता दूं, कांग्रेस की जो दिल्ली प्रदेश में नेता है अलका लांबा, उन्होंने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वो किसान कांग्रेस के अंदर या किसानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जाना चाह रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया जिसके अंदर पुलिस वाले उनके घर के अंदर बैठे हुए हैं और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। आदि आदि इसी प्रकार की चीजें रही। चलिए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और समय ना लेते हुए मेरे साथ हरविंदर राणा जी। हरविंदर राणा साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हरविंदर राणा साहब। हरविंदर राणा साहब, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हरविंदर राणा जी। हरविंदर राणा साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कारगिल विजय दिवस की, और संपूर्ण राष्ट्र को भी शुभकामनाएं। राणा साहब, प्रथम प्रतिक्रिया आपकी आज के कारगिल विजय दिवस के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो। धन्यवाद कुलदीप जी। जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वप्रथम आज कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 22वां कारगिल विजय दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। जो भी हमारे जवान जिन्होंने कारगिल में अदम्य साहस दिखाया और हमें विजय श्री हासिल कराई, लेकिन वो खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारी 527 से भी ऊपर हमारे जवानों की शहादतें हुई कुलदीप जी, और 13 जवान हमारे इस युद्ध में घायल हुए और 600 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए इस युद्ध में जी। तो फरवरी 1999 में भारत में जब वाजपेयी जी की सरकार थी जी, तब एक समझौता हुआ था कि जो ऊपर जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है जिन इलाकों में, वहां पे सेना का रहना बहुत मुश्किल होता है जी। तो ये समझौता हुआ था कि वहां से दोनों देश अपनी सेनाएं कुछ समय के लिए, जब तक बर्फबारी ज्यादा होती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यहाँ तक कि वहां टेम्परेचर -50 -60 तक भी चला जाता है। ये सबसे ज्यादा ठंडा, एशिया का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माना जाता है जी। और विश्व में ये नंबर 2 पे आता है। तो वहां से सेनाएं हटा ली गई थी एक दूसरे पे भरोसा करके।
लेकिन नहीं, पाकिस्तान का तो आपको मालूम ही है राणा साहब, हालांकि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी इस क्षेत्र के अंदर तो कम से कम, वैसे सभी क्षेत्रों के अंदर आप ज्ञानी है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि पाकिस्तान पर तो भरोसा करना बेकार होता है। उसने समय समय पर अनेकों बार भारत को धोखा दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूं, अब जो हुआ, अब वो परिवार, उन परिवारों के ऊपर जो गुजरी वो तो गुजरी ही, लेकिन बावजूद उसके क्या आपको क्या लगता है कि आज स्थिति क्या होगी वहां पर? अब क्या कहीं वहां पर कुछ क्षण के लिए हम चैन की सांस ले सकते हैं कारगिल के संदर्भ में पाकिस्तान को लेकर, या अभी भी यथास्थिति बरकरार है, अर्थात हर समय कहीं ना कहीं खतरा कभी भी हो सकता? खतरा तो कुलदीप जी बना ही रहता है, लेकिन स्थिति पहले से ज्यादा नियंत्रण में है जी। हाँ, इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि स्थिति हमारी, जो हमारी सेना है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तो स्थिति आज हम ज्यादा बेटर है, वहां पे हालात ज्यादा बेहतर हैं, जीवन भी आज वहां पे ज्यादा सामान्य है। लोगों में जो ज्यादा डर पहले बना हुआ था, उतना डर अभी नहीं है वहां पे। जी देखिए, मैं आपको रोक रहा हूं राणा साहब, इसीलिए बात यह है कि एक जवान जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उसके परिवार से पूछो, जिसके परिवार के बीच से कोई व्यक्ति चला जाता है, कैसे उसके परिवार के ऊपर गुजरती होगी ताउम्र वो माता, वो पिता। उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने संतान को खो दिया। ठीक है, शहादत पर गर्व होता है, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं पीड़ा तो सारी जिंदगी रहती है कि उनके सामने उनकी संतान चली गई। किसी का पति चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पिता चला जाता है। इसीलिए हम टाइटल दे रहे थे आज कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, क्योंकि आप सूरज की तरह हमारे देश को, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए जगमगाते भी हैं, रोशनी भी भरते हैं। यही जवान हम आम नागरिकों के जीवन के अंदर चांद सी ठंडक भी हमें देते हैं, अंधेरे में दीपक की तरह मार्ग भी हमें दिखाते हैं। नमन है इस देश के सैनिकों को राणा साहब, और नमन है आप जैसे लोगों को। जी राणा साहब बताएं। दो पंक्तियां हैं कुलदीप जी हरिओम जी की, वीर रस के कवि हैं जी। उन आंखों की दो बूंदों से, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब जब भी मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। वाह, बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल हृदय विदारक शब्द है ये, सत्य पूछे तो। उस समय जिस हालात से वो गुजरती, वो महिला, वो सुहागन जो उसके ऊपर गुजरते, ठीक है कहीं ना कहीं गर्व भी होता है, नमन भी करती है, सैल्यूट भी करती है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसके बाद जब वो व्यक्ति चला जाता है, अंतिम क्रियाएं हो जाती हैं, उसके बाद उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, एक बार के लिए तो क्या कहें, कल्पना भी अगर करें राणा साहब हम लोग तो सिहर उठते हैं, अंदर से सिहरन होती है। आप तो फिर जाबाज लोग हैं। जी, हम लोग ये मानते हैं जब सेना में भर्ती होते हैं कि अगर हम देश के लिए बलिदान हो जाएं तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। हर सैनिक का यही एक सपना होता है कि मुझे भी मौका मिले मातृभूमि की सेवा करते हुए, और मैं जरूरत पड़े तो अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। मैं राणा साहब यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लेकिन दिक्कत ये समय समय पर हम देखते हैं, और आप लोग भी लगे हुए वन रैंक वन पेंशन को लेकर, सरकारें सुनती क्यों नहीं है उन लोगों की जो हर क्षण हथेली पर अपनी जान लेकर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, उनकी तरफ भी सरकारें नहीं सुनती हैं। मन तो कहीं ना कहीं दुखी होता ही होगा ना राणा? मन व्यथित होता है कुलदीप जी, जब देश की सेवा करके आते हैं या देश सेवा में रहते हुए भी आपने आए दिन मुद्दे देखे होंगे कि यहाँ पे 1825 का ब्रिटिश कानून अभी भी हमारी सेना में लागू है जी, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, और भारत को गुलाम करने के लिए हर व्यक्ति को वो एक गुलाम की नजर से देखते थे जी। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए थे। तो आज जरूरत है, जब हम एक स्वतंत्र देश में हैं, उन कानूनों को बदला जाए। बहुत चीजें ऐसी हैं, समय समय पे सहायक प्रथा के ऊपर सवाल उठे हैं कि जो सैनिक हैं
उनको सहायक बना के रखा जाता है। इसके ऊपर बहुत बार डिबेट भी हुए हैं, बहुत बार ये मुद्दे उठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आता। सैनिकों की हालत वही रहती है कि वो शिकायत करें तो किससे करें, जी क्योंकि उनको उनके अंडर में जॉब करनी होती है, उन्हीं के अंडर में रहना होता है। छुट्टी जाएंगे तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई भी कुछ भी काम होगा तो उन्हीं की परमिशन से होगा। तो इसलिए जब उनको उनके अंडर में जॉब करनी है तो उनको उनकी तानाशाही बर्दाश्त करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन तानाशाही क्यों? वो भी एक ऐसे जवान के लिए जो हर समय, अगर मान लीजिए कल को लोग फौज में जाना बंद कर दें, अगर सरकार को यही रवैया रहे, तो हमारी सीमाओं और हमारे जो सिविलियंस भी हैं उनकी, और जो सत्तानशीन लोग हैं जो आप लोगों के बल पर चैन की सांस ले रहे होते हैं, फिर कैसे जिएंगे, कैसे वो चैन की सांस लेंगे, कैसे सीमाओं की रक्षा होगी, कैसे एक सिविलियन की, आम नागरिक की रक्षा होगी? कुलदीप जी, समय समय पे ये बातें होती रही हैं, उठती रही हैं। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से इस तरह से करेंगे, हम इस चीज को खत्म करेंगे, लेकिन बाद में जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जी अभी आप ध्यान होगा, हमने जब पीछे मुद्दा उठाया था जो हमारे पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, जी, उन सैनिकों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला जो हाँ। हमारे अर्धसैनिक थे। सरकारें टाल देती हैं कि अर्धसैनिकों के लिए, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता, ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कानून नहीं है। अरे वो किसने रोका प्रावधान है? नहीं, तो प्रावधान लाना चाहिए। सरकारें होती किसी हैं, अनेकों अमेंडमेंट होते हैं, अनेकों संशोधन होते हैं संसद के लिए। और अर्धसैनिक बलों की अगर बात की जाए तो अर्धसैनिक बल तो खाली युद्ध क्षेत्र नहीं, युद्ध के समय नहीं, वो तो जब युद्ध के हालात नहीं होते तब भी सीमाओं पर तैनात होते, तब भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर लगे होते हैं। और फिर वही बात के जान को हथेली पर लेकर लगे होते हैं युद्ध के समय। फिर एक बार होता कि ये खतरा होता कि सामने से गोली आ जाएगी, लेकिन इस समय तो मालूम ही नहीं होता आपको कि कब क्या हो जाए और किस तरफ से हो जाए। आज देश की स्थिति ऐसी है कि पहले जो वार होती थी वो बॉर्डर पे, अब 99 कारगिल वार के बाद बॉर्डर पे कोई वार नहीं हुई है इस तरह से। जी अभी एक तरह की चीजें हो गई हैं कि घुसपैठ करके और आतंकवादी जो अंदर प्रतिघात करके जो वार करते हैं, नक्सलवादी जो उधर, तो उसमें अगर आप एक पैमाना, एक रेशियो निकाल के देखेंगे तो उसमें अर्धसैनिक बलों की ज्यादा कैजुअल्टी होती है सेना के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे छत्तीसगढ़ और बाकी क्षेत्रों के अंदर जो कुछ हुआ सबके सामने है। हिस्सा है तो उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए, बिल्कुल, जितना उनका हकता है उतना उनको मिलना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए हैं उनके परिवार की तरफ सरकार ध्यान दे, उनको पेंशन मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके भी स्मारक बने, उनकी मूर्तियां स्थापित हो, तो तब जाके कहीं शहीदों का जो असली सम्मान है वो होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार इंडिया बिल्कुल आपकी राय से केवल इत्तेफाक ही नहीं रखता, पूरा समर्थन करता है। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपकी मांग को, यद्यपि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर भी, मुझे मालूम है पिछले कई वर्षों से, लेकिन बावजूद इसके नमस्कार इंडिया इस मुद्दे को उचित मंच पर तक, आपकी बात को, आपकी मांग को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। ये आपसे वादा करता है नमस्कार इंडिया जी। अच्छा राणा साहब, अजी बोलिए बोलिए राणा साहब, पहले आप बोलिए फिर। जी, तो सर कारगिल में उस समय, हम कारगिल के ऊपर बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान ने घुसपैठ शुरू की तो उस समय जो कुछ हमारे चरवाहे जो वहां जाते थे, उन्होंने उनको देखा वहां पे जी, उन्होंने आके भारतीय सेना को बताया जी कि हमने कुछ वहां घुसपैठिए देखे। जी, तब जाके हमारी सेना को पता चला कि वो इतना अंदर तक घुस के आ गए हैं। इसको क्या कहेंगे, कैसे नहीं पता चलता? बॉर्डर पर क्या स्थिति होती है कि जब आप जैसे बता रहे हैं कि चरवाहों के कारण पता चला, तो क्या बॉर्डर पर हमारे सैनिक नहीं होते? ये क्या, या कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी होता है इसके अंदर, या क्या कारण हो जाता? राणा साहब, थोड़ा सा मेरी उत्सुकता है इस बात को जानने की। जी, सैनिक होते हैं, लेकिन जो फरवरी की संधि का जो मैंने जिक्र किया था आपसे अभी, जी, जिस विश्वास को लेके वो संधि हुई थी,
उस विश्वास के कारण हमने वहां से अपने सैनिक हटा लिए थे। अच्छा। उन्होंने तब हमारे साथ विश्वासघात किया। 5000 सैनिक उन्होंने अपने वहां पे घुसपैठ करा दी थी। उस युद्ध को जीतने में हमें बहुत ही कठिनाइयां हुई, बहुत शहादतें हमारी हुई और एक लंबा समय लगा जी। लेकिन हमने वो युद्ध जीता। हमने सारे युद्ध जीते। जब भी अब जरूरत पड़ी तब हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई और उसको ये एहसास कराया कि अगर कोई समाधान निकल सकता है तो वो बातचीत से निकल सकता है। जबरदस्ती, घुसपैठ से या युद्ध से कभी समाधान नहीं निकल सकता। और इस कभी भी आपसे 21 है, 19 नहीं है। बिल्कुल, भारत की सेना सदैव 21 ही 21 नहीं 22 रहेगी उनसे आगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड जनता पार्टी के सैयद जान अहमद जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका वीडियो बंद है जान अहमद साहब, मेरा निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन करें। आपका ऑडियो वीडियो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए इस चर्चा को अगर मैं थोड़ा सा, हालांकि आज का ऐसा दिवस है कि मन तो करता है कि घंटों आपसे इस संदर्भ में बातें सुनते रहे, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जहां जहां बातों पर शहादत की आती है तो मन हृदय कहीं ना कहीं रोता है, पीड़ा होती है। अब मैं इस मुद्दे को अगर थोड़ा सा डाइवर्ट कर दूं, बॉर्डर पर सैनिक और देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम है आज 26 तारीख को 8 महीने उन्हें दिल्ली के अंदर हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए 3 बॉर्डर्स के ऊपर कम से कम। और आप भी गाजीपुर बॉर्डर पर, हरविंदर राणा साहब, आप भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपने सुरक्षाएं भी दी, आपने किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है। कैसे देख रहे हैं, क्यों नहीं सरकार सुन रही है, क्यों सरकार की कान पर जू नहीं रह रही है? अब 200 लोग जो किसानों के जा रहे हैं वहां पर जंतर मंतर के ऊपर, और अगर कोई उनको समर्थन देना चाहता है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बात की थी, अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं इस समय दिल्ली के अंदर, उनको नजरबंद कर दिया गया। इन चीजों से क्या होगा मुझे ये बताएं। और सरकार क्यों अपनी गिरहबान में नहीं झांकती? बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011 के आसपास की बात है। अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर क्या था वहां पर? उस समय तो विरोध तो उन सरकार के विरुद्ध भी हुआ, और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा जिन मुद्दों को लेकर वो विरोध हुआ, हरीश साल्वे ने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, 2 निर्णय जो थे, जो कोलगेट को लेकर और स्पेक्ट्रम को लेकर, 2G स्पेक्ट्रम को लेकर था, वो गलत थे। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने तो इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया उस समय पर। तो क्यों नहीं झांकती सरकार अपनी गिरहबान के अंदर? नहीं सुनना है तो कम से कम पोलाइटली तरीके से तो पेश आए। राणा साहब क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? क्योंकि आप दोनों जगह एक तरीके से सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। आप बॉर्डर पर भी लड़कर आए, आप अंदर देश के अंदर भी एक तरीके की लड़ाई है ना जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं। कुलदीप जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है जी। और वही सरकार में हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने जितने षड्यंत्र रचे, इन्होंने अपने ही किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा। और राणा साहब लेटेस्ट मवाली मीनाक्षी लेखी ने कहा, लेटेस्ट मवाली शब्द भी निकल के आया, और उसके बाद माफी भी मांगते हैं। उनकी आवाज आ रही है? नहीं माफी नहीं, वो ये कहती है कि जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश। अरे आपने वीडियो पर सीधा सीधा बोला, आपने कहा ये मवाली, तो अब उसमें किसने क्या तोड़ दिया, क्या मरोड़ दिया? आपने स्पष्ट बोला मवाली शब्द, उसमें कहां से तोड़ मरोड़ आ गया? वही कह रहा हूं ना, वीडियो पर है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। सीधे सीधे माफी मांगे जो नहीं कहना चाहिए था। इनके सबके चेहरे पे से नकाब हटता जा रहा है। किसान देख रहा है, इस देश की जनता देख रही है, मजदूर देख रहा है, इस देश की सारी आवाम देख रही है जी, इस देश की सारी आवाम देख रही है कि इन्होंने किसानों के साथ क्या क्या किया। किसानों को किन किन शब्दों से नवाजा इन्होंने, और इसका इन्होंने फरमान बंगाल में इनको सुनाया। और अब बारी उत्तर प्रदेश की है कुलदीप जी। उत्तर प्रदेश में जनता इनसे इतनी है, जगह जगह जो सर्वे हो रहे हैं, जनता उसमें खुल के विरोध कर रही है। उन्होंने क्या बनाया हुआ है अभी, जो विरोध करेगा, भारत समाचार आपके सामने है अभी, उस पे इन्होंने जो भी इनके पास में है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं।
सारी कंपनियों का, सारी जो इनके पास जितनी भी शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो सच बोलेगा, वो इनको लगेगा कि ये हमारे खिलाफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल पहले यही से हुआ। और अभी आपने पीछे देखा भारत समाचार के साथ क्या किया गया, ठीक है। और दूसरी तरफ हालांकि उनके ऊपर भी था, क्या नाम है आपके, भास्कर, दैनिक भास्कर के ऊपर अब चाहे कुछ भी कहे, 700 करोड़ की टैक्स ये वो है, तो फिर आपने रिपोर्टिंग सेक्शन वालों को क्यों तंग किया उसके अंदर? आप कीजिए ना, संस्थान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। मैं राणा साहब आपके पास आता हूं। हमारे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी से अल्पसंख्यक सेल के जो मुखिया है, प्रधान है, सैयद जान अहमद खान साहब जुड़े। जान साहब, मेरा निवेदन है अपने मोबाइल को ऐसे करें, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार करें। जान अहमद साहब, अपने मोबाइल को, आपका मोबाइल ऐसे है, ऐसे नहीं रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे ऐसे ही रखना है आपको मोबाइल। जान अहमद साहब, अपने मोबाइल को, जी 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 ठीक है। नहीं नहीं, फिर आपने ऐसे कर लिया। जान साहब, अपने मोबाइल को ऐसे रखें और अपनी पोजीशन ठीक करें। मैं आता हूं आपके पास अभी। जी जी, मैं तब तक बात कर रहा था। जी राणा साहब, राणा साहब, बात वही है कि अब सरकार नहीं सुन रही, लेकिन अब जो सीधी सीधी बात आ रही है वो आ रही है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने का संदेश दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि राजनीति में उतरिए तो सही, अगर आप उतरना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में आप सफलता पा जाएंगे राजनीति के अंदर कि इन कानूनों को, जिनको आप लोग काले कहते हैं और सरकार कहती है इनमें काला क्या है ये तो बताइए, तो उनमें बदलाव ला सकते हैं? इतनी मेजोरिटी आ जाएगी? मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता। जी कुलदीप जी, सड़क पे बैठ के भी देख लिया, सारी चीजें करके देख ली। किसानों को अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं और जवानों को इस देश के 6 साल से ऊपर हो गए। जी, तो अगर एक मांग मनवाने के लिए या एक कानून वापस कराने के लिए 6 साल सड़क पे बैठना पड़ेगा, तो ये क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र के मायने बचे हैं आज इस देश में? तो अब जहां ये मैं हमारे राणा साहब खिलाफ इसमें एक बैठ, चीज जोड़ूंगा। राणा साहब, मैं माफी के साथ आपको टोकते हुए एक चीज जोड़ूंगा इसके अंदर। अभी प्रकाश, जो बात निकल कर आई किसान आंदोलन से, क्या कभी सैनिकों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम भी राजनीति के अंदर उतरें? देखिए, जनरल वीके सिंह जैसे जब इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या सैनिक संगठनों का ऐसा विचार नहीं आया? क्योंकि मुझे लगता है उनको समर्थन ज्यादा आसानी से मिल जाएगा जनता का। कर सकते हैं, बिल्कुल विचार आया है। और इस बार कुलदीप जी, ये देश की जनता को देखने को भी मिलेगा कि जवान, किसान और मजदूर मिलके एक प्लेटफॉर्म पे और चुनाव लड़ेगा। ठीक, मैं राणा साहब आपके पास आता हूं। हमारे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सेल के उनके जो प्रमुख हैं सैयद जान अहमद खान साहब जुड़ गए। जान साहब, स्वागत है आपका नमस्कार इंडिया की इस चर्चा में। नमस्कार नमस्कार जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है जान साहब? हाँ, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही ठीक है जनाब, शुक्रिया। जान साहब, आज कारगिल विजय दिवस है। मैंने सुना है आप कवि हैं, आप कविताएं लिखते हैं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। क्या कहेंगे आज कारगिल विजय दिवस पर? मैं चाहूंगा चंद पंक्तियां, कम से कम हमारे साथ हमारे वेटरन एसोसिएशन के हरविंदर राणा साहब बैठे हुए हैं, कि कुछ पंक्तियां हमारे इन सैनिकों के सम्मान में आपकी ओर से। जान अहमद खान थोड़ा सा साहब। बता दूं, कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दूं जी, कि मेरा बेटा भी फौज में है। वाह कारगिल युद्ध की 22वीं सालगिरह के नाम में 22वीं सालगिरह है। जी हम उत्तराखंड जनता पार्टी के सभी लोग एवं संपूर्ण उत्तराखंड के लोग ये विजय दिवस मना रहे हैं जी, और मनाते रहेंगे। वाह। हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए ये दिन बहुत अहमियत रखता है। जी, ये दिन बहुत अहमियत रखता है क्योंकि कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर लगातार 60 दिन तक लड़ी गई उस जंग में उत्तराखंड के बहादुर बेटों ने सबसे आगे बढ़कर सबसे ज्यादा शहादतें दी थी। धन्य है वीर जवान देश भर के 527 शहीदों में 75 जांबाज मेरे उत्तराखंड के थे। और जय उत्तराखंड, जय अमर शहीदों, तुम्हें कोटि कोटि नमन। युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी और 26 जुलाई को युद्ध खत्म हुआ था। तो आज इसलिए मना रहे हैं। तो उनको याद करते हुए मैं चाहता हूँ कि कुछ उनकी याद में कविता कहूँ। जरूर जरूर कहिए।
आपको समाज फरमा लें जी कि भारत के शहीदों, जी हरविंदर राणा साहब को भी तवज्जो चाहूंगा जी कि भारत के शहीदों तुम्हें 100 बार नमन है, आजाद तुम्ही से मेरे भारत का चमन है, आजाद तुम्ही से मेरे भारत का चमन है, दुश्मन के इरादों को विफल कर दिया तुमने, दुश्मन के इरादों को विफल कर दिया तुमने, और स्वागत में तुम्हारे लिए ये गंगो जमन है, स्वागत में तुम्हारे लिए ये गंगो जमन है। और हमारे लिए हमारे जांबाजों ने क्या था कि सरहद की हिफाजत के लिए जान गंवाना, उत्तराखंडियों के लिए हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए कहा है कि सरहद की हिफाजत के लिए जान गंवाना इस देश के वीरों का पुराना ये चलन है, इस देश के वीरों का पुराना ये चलन है, इस मुल्क की खातिर जो मिटा वीर अमर है, इस मुल्क की खातिर जो मिटा वीर अमर है, बलिदान से वीरों के ये मेरा वतन है। और नापाक कदम पाक ने पीछे न हटाए, अगर फिर आगे बढ़ा तो उनके लिए शौहर यहाँ तैयार कफन है, उनके लिए शौहर यहाँ तैयार कफन है। और कुछ और सुनाऊं तो बताइए। जी जरूर जरूर जरूर। राणा साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं हरविंदर राणा साहब आपकी कविता। खुशी की बात है, सम्मान है इन सैनिकों के लिए, जितना इनके लिए हमारे पास सिर्फ शब्दों के सिवा तो कुछ और है नहीं जान साहब, तो कम से कम शब्दों को ही हम कम से कम इनके सम्मान में यदि प्रस्तुत कर पाए। मैं जी उत्तराखंड जनता पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ, एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए पहले से कवि हूँ, तो ये कविताएं और उभर कर सामने आई हैं। समाज फरमा लें कि वतन के जर्रे जर्रे के जवानों पासवां तुम हो, वतन के पूरे देश के लिए है हमारे, कि वतन के जर्रे जर्रे के जवानों पासवां तुम हो, जमी भी इसकी तुम हो और इसके आसमां तुम हो। जवानों के लिए है ये समर्पित कि जमी भी इसकी तुम हो और इसके आसमां तुम हो, जरा सी देर में सर दुश्मनों के फोड़ सकते हो, जो तुम चाहो फलक के भी सितारे तोड़ सकते हो। उठो और शेर की मानिंद मैदान में निकल आओ। ये अपने उत्तराखंड के वीरों के लिए मैंने कहा है कि उठो और शेर की मानिंद मैदान में निकल आओ, गरज कर अब्र के मानिंद हर दुश्मन पे छा जाओ। तुम अपने जौहरे नायाब को सारों पे दिखलाओ, अज़ाइम है जवानों साथ तुम हरगिज न घबराओ। मिला दो खाक में सब जान, मिला दो खाक में सब अजमतो तौकीद दुश्मन की, मिला दो। यही चीज थी जो करगिल में काम आई हमारे जवानों की। मिला दो खाक में सब अजमतो तौकीर दुश्मन की, जला दो आग में मिल जाए गर तस्वीर दुश्मन की। भगत सिंह और हमीदे सब शिकन की आजमाइश है, वतन में आज फिर गंगा जमन की आजमाइश है। तुम्हें अब मादरे हिंदुस्तान आवाज देती है, तुम्हारी ही बलाएं ख्वाब में रह रह के लेती है। तुम्हारा जोश अगर इस वक्त शौहर काम आ जाए, शौहर मेरा उपनाम है, तुम्हारा जोश अगर इस वक्त शौहर काम आ जाए, वतन पे मिटने वालों में तुम्हारा नाम आ जाए, जो आप जवान के लिए मैंने कहा है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत। राणा साहब आप ही प्रतिक्रिया दीजिए। जान साहब ने जो कहा आप, हालांकि उन्होंने बताया उनका बेटा भी फौज के अंदर है, तो अब आप ही की प्रतिक्रिया। अब आप दोनों के बीच में मैं क्या हूं, आप ही की प्रतिक्रिया, आप ही कुछ कहें। हरविंदर राणा एयरफोर्स में वारंट अफसर है वो खान साहब आपका, और आप फराह खानदान पूरा फौजी है। आपके सुपुत्र हैं वो भी आर्मी में है, तो हमारे फौजी भाई हम एक फैमिली मेंबर, और कारगिल विजय भावनाएं सर। और मेरी तरफ से उत्तराखंड वासियों को सबको कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, संपूर्ण राष्ट्र को शुभकामनाएं। राणा साहब अब चर्चा थोड़ी सी मैं वही कहना चाहूंगा कि जो मैं थोड़ा सा अगर किसानों पर चर्चा कर दूं आपसे,
तो किसानों के संदर्भ में अब मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है इसके अंदर कब तक सरकार तो नहीं सुनेगी अपनी, सरकार ने तो साफ साफ कर दिया है। अब आप लोग 200 200 200 करके, और अब आपने कहा कि हम योगी का मतलब लखनऊ का विधानसभा भी घेरेंगे जाकर, तो अगली नीति रणनीति इसके अंदर कुल मिलाकर तो बात वही है कि आप लोग कहीं ना कहीं चुनावों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चुनावों से पहले इसके अंदर आपको कोई हल नजर नहीं आ रहा, अब तो यही मान लिया जाए। कुलदीप जी, संयुक्त किसान मोर्चा लगा हुआ है पहले से, और हाथ पे हाथ धर के हम बैठने वाले नहीं हैं जी। संसद, जो किसान संसद चल रहा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जी। और इसको पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है जी। इस चीज को पूरी दुनिया देख रही है जी। अगर सरकार इसको नजरअंदाज करना भी चाहे तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक, नहीं नजरअंदाज तो नहीं कर सकती, नजरअंदाज करने का कितना भी प्रयास कर ले आपको मालूम है रहा सा आगे का परिणाम मालूम चल जाएगा। चलो देखते हैं जो भी समय आता है। सैयद जान अहमद साहब, क्या किसानों के लिए, जो किसान आंदोलनरत है इस समय दिल्ली के 3 सीमाओं के ऊपर, क्या उनके लिए भी आपने कुछ लिखा है जान साहब? किसानों के लिए तो अभी लिखा नहीं है जी। लिख रहा हूँ, क्यों पूरा नहीं हुआ मैंने। चलिए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं है, आप उत्तराखंड से किसान परिवार नहीं, वो कहीं ना कहीं किसानी से आप लोग जुड़े रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? उसका आगे क्या भविष्य देख रहे हैं इस आंदोलन का, अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं जान साहब? भाई आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। अभी तो हमारे उत्तराखंड में भी देखो भू कानून लाएंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जमीन को भी सब लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेड़ तोड़ना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते जी। हम भू कानून ला के रहेंगे उत्तराखंड में भी, और किसानों के साथ हम हैं जी बिल्कुल। ये पेड़ काटने का मसला जो पर्यावरण से संबंधित है, समझ नहीं आ रहा विकास के नाम पर हम कितना दोहन करेंगे। और कल जो हिमाचल के किन्नौर जिले के अंदर जो हुआ, जहां 9 पर्यटकों की डेथ हुई, वो नेचुरली कहीं ना कहीं पेड़ कटाई का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वो दरक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, कच्चे पड़ रहे हैं उनकी जड़ें। जाने मसा ये इसी से होता है जी। पर्यावरण भी अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जमीन कमजोर पड़ जाती है जी। जी। और सारा उत्तराखंड का विकास खत्म हो जाएगा। पेड़ों से ही हमारी जड़ी बूटी है, पेड़ है तो हमारी बारिशें भी होती हैं पेड़ से। ये जो मौसम बदल गया है इतना भारत का, ये पेड़ों के काटने से भी हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पेड़ों को हमें बचाना है, और अपनी उत्तराखंड के पेड़ों को खास तौर पे हमें बचाना है, क्योंकि हम पहाड़ों मैंने एक समय में देखा था, आनंद आता था जब देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाया करते थे। अब सब गंजा कर दिया गया। बात ये कि सरकारें अगर पेड़ काटने भी तो उससे पहले लगाएं, जब प्लानिंग 5 6 7 साल पहले बन जाती है, उतने पेड़, उससे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। 44 में मैं पैदा हुआ देहरादून में जी। और पढ़ाई में 56 में 55 में यानी 52 में बर्फ देहरादून में गिरती थी। यह हाल था। अब तो सवाल नहीं होता। और इतनी सर्दी होती थी कि हम मतलब कि सर्दी में गर्म कपड़े ही पहना करते थे। कि नवंबर से बारिशें शुरू होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि पहाड़ों पर जो दुनिया भर के पहाड़ काटे गए, उनका पत्थर निकाला गया, बिजली शुरू करा गया, सारे पहाड़ गिराए गए। और अभी भी ये हाल हो रहा है। एक रास्ता बनाया गया नहीं, पहाड़ पे सही रास्ता कहीं नहीं बनाया, पहाड़ गिराए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ पहाड़ों। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूँ, उत्तराखंड जनता पार्टी की तरफ से, कि पहले पहाड़ों का विकास होगा, ये सब कुछ रोका जाएगा। ठीक है। वहां पर मैं इस कार्यक्रम के अंत में एक प्रतिक्रिया ले लूं। हरविंदर सिंह राणा साहब क्या कहना चाहेंगे? कारगिल विजय दिवस, हमने जैसा कहा कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। और हम लोगों को जो बचाया हुआ वो आप ही लोगों की बदौलत हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। राणा साहब, प्रतिक्रिया आपकी, अंतिम प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही बाकी निशा हो। वाह जान साहब, मेरे पास आधा मिनट के करीब का समय बचा है, आपकी तरफ से क्या बोलना है? कुछ भी, आप क्या कहना चाहेंगे आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर? आधा मिनट का समय है जान साहब मेरे पास। कारगिल विजय दिवस को मैं ये कहना चाहूंगा कि युद्ध की शुरुआत 3 मई को हुई थी, 1999 हुई थी, जब पाकिस्तान ने घुसपैठ करके अपने कदम जमा लिए। नहीं, आपकी प्रतिक्रिया, संदेश बताइए मुझे, संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कट जाएगा नहीं तो कनेक्शन ऑटोमेटिक। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हमारे देश में किसी
तरह भी हम कश्मीर में किसी को घुसने नहीं देंगे। पहाड़ी बिल्कुल अपनी ठीक है, कश्मीर में किसी तरह पाकिस्तान का घुसपैठ नहीं करने देंगे। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। प्रण है। जान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हालांकि आज आप बहुत देर से जुड़े, आपकी और कविता सुनने का मन था, लेकिन फिर कभी समय मिलेगा आपसे जरा जरूर मेरे सुनेंगे। थोड़ी मोबाइल में खराबी हो कोई गई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। राणा साहब एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जान साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।